हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द पोस्टल पल्स। पोस्टल पल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जितना मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से मैं बहुत आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमने आपको पता है 2 सीरीज शुरू की थी। एक थी जीडीएस से जो एमटीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए, और एक हमने की थी जो एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड है, या जो एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड है उससे जो पीए हो या ऐसे बनते हैं उनके लिए सीरीज शुरू की है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ और बहुत एक क्लियर कट बात करता हूँ मैं आपसे कि अ, अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अलावा थोड़े से रेस्पॉन्सेज जो मेरे जीडीएस से एमटीएस भाई हैं उनके बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जबकि एमटीएस से जो पीए या ऐसे बनने चाह रहे हैं उनका मतलब बिल्कुल, कल मैंने वीडियो डाला था बहुत कम लोग उसको देख रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम सिर्फ एक ही क्लास लेंगे। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब जीडीएस से यदि आप एमटीएस बनना चाहते हैं या फिर एमटीएस से यदि आप पीए ऐसे बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो इनका जो सिलेबस होता है ना वो कई चीजों में सेम रहता है, लेकिन कुछ चीजें होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि एमटीएस में बात करें तो जो पीओ गाइड फर्स्ट है, कौन सी, जो पीओ गाइड फर्स्ट है वो आपके एमटीएस में भी सेम है और वो आपका पीएएसए में भी, ठीक है, सेम है। उसके अलावा बात करें जो मैथ्स आती है एमटीएस में, जो गणित आती है या जो मैथ्स आती है वो भी इसमें सेम है और पीएएसए में भी सेम है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो जीके आता है, एमटीएस में 10 क्वेश्चन जीके के इसमें भी आते हैं और 10 क्वेश्चन जीके के इसमें भी आते हैं। तो मेनली तो इनका तो यही रहता है एमटीएस का, लेकिन जो पीएएसए में डिफरेंट चीज रहती है वो रहती है आपका रीजनिंग, डिफरेंट रहती है। जो रीजनिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। और उसके अलावा बात करें तो वहाँ एक और चीज देखने को मिलती है, जो पीओ गाइड 2 है वो भी देखने को मिलती है वहां पे। और उसके अलावा थोड़ा इसका सिलेबस और लंबा होता है। उसके अलावा जो आरएमएस का है वॉल्यूम 7 उससे रिलेटेड भी है, और जो वॉल्यूम 6 है उसके चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर मतलब उसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है तो इनको हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में जब भी हमें समय मिलेगा तो इन चीजों को हम अलग से कवर करा देंगे। लेकिन पीओ गाइड फर्स्ट इसमें भी है, पीओ गाइड फर्स्ट इस पे भी है, और हम एक्चुअली में अभी पोस्टल रीजन से बात करें तो हम पीओ गाइड फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में पीओ गाइड फर्स्ट है तो वही कंटेंट है, तो फिर उसको मैं अलग अलग क्लासेस में डालूंगा। तो यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि एक ही कंटेंट को आप बार बार दोबारा एक ही चैनल पे नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए जब हम पीओ गाइड फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए सेम चीजें कवर करेंगे, सेम चीजें मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही क्वेश्चन आपके एमटीएस में आते हैं जैसे आपका पीएएसए में आता है। जैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे तो दोनों में गणित एक जैसी आती है, कई जगह पेपर टिपिकल आता है, कई जगह सिंपल आता है, तो वो चीजें भी वैसी है। और जीके दोनों में वैसे भी कॉमन है, ठीक है। तो अभी हमारी जो इनिशियल की क्लासेस हैं तो उनमें तो हम इस तरह से चलने वाले हैं। लेकिन जो आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले समय में फिर जो पीएएसए के जितने मेरे कैंडिडेट ज्यादा जुड़ जाएंगे या थोड़ी सी डिमांड आएगी तो मैं उनको पीओ गाइड 2 भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आरएमएस का वॉल्यूम 7 है वो भी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम 6 के जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसको भी पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग भी मैं ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। अभी जो हम कॉमन सिलेबस है उसको हम एक साथ इसी क्लासों में पढ़ते रहेंगे। तो इसमें जीडीएस से एमटीएस वाले भाई भी, उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है मेरा, और अच्छा खासा लोग मेरे को मतलब देख रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है, और अभी पीएसए के उतने स्टूडेंट मेरे पास जुड़े नहीं है। यदि फर्दर वो जुड़ेंगे तो हम चीजें जो कॉमन चीज नहीं है, जो डिफरेंट चीज है उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जिस तरह से मैंने नोट्स डिजाइन किया आप थोड़ा इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एक एक चीज कनेक्ट कराने की हम कोशिश करेंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, और इस तरह से मैं समझाऊं कि आप उसको कनेक्ट कर पाए, आप उसको याद कर पाए। ये जो पूरी अपनी जो पीडीएफ है, इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपके कहाँ पे मिल जाएगी, ये अपने मिल जाएगी पूरी। एक सेकंड में इसकी है ना पीडीएफ सेव कर लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं पहले से ही सेव कर लेता हूँ कि बोथ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आई थिंक कि बोथ, ओके। मैं इसको पहले से ही सेव कर लेता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि इसको जो पूरी जो पीडीएफ है इसको मैं आपको दे पाऊंगा एज इट इज, एज जो मेरी अभी स्लाइड्स बना रखी है तो वैसी मैं स्लाइड्स आपको दे पाऊंगा, और आपको भी वो आसानी हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये पूरी जो पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगी, ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है द पोस्टल पल्स, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अपना व्हाट्सएप चैनल भी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो
अभी मुझे पीएसए का भी क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, पीओ गाइड फर्स्ट इनको भी पढ़ा रहा हूँ, पीओ गाइड फर्स्ट उनको भी पढ़ाऊंगा, फिर दो ही चीजें एक ही तरह का वीडियो डालूंगा। एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ, ये सेव हुई कि नहीं हुई। हाँ ठीक है, ये सेव हो गई है। चलो ठीक है। तो इसलिए वो YouTube की एक पॉलिसी होती है कि आप सेम कंटेंट को दोबारा दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। तो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूरा भारतीय जो डाक है उसका संपूर्ण मास्टर क्लास ये रहने वाला है, और इसमें हम सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कौन सी, और जो अपना पहला टॉपिक है सिलेबस का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज ये क्लास फर्स्ट रहेगी आपकी, क्लास सेकंड भी बहुत जल्द आने वाली है, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो चीजें बच जाएगी आज की क्लास में, उन चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो तीसरी क्लास रहेगी जो अगले मंडे को आएगी, तो तीसरी क्लास में क्या करेंगे हम, जो इतने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे लगभग 50 क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज लेके आऊंगा, और उन 50 एमसीक्यूज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें आप एक एक करके वहां से समझ जाएंगे, और इस तरह से 50 एमसीक्यूज यदि आप इंडिया पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अब सिर्फ इतना ही काम नहीं होने वाला, आने वाले समय में हम हर एक चीज पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज की जो क्लास है खत्म हो गई या ये 3 क्लास खत्म हो गई, आपका ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, आज के बाद ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है हम इंडिया पोस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लगातार अपडेशन पढ़ रहेंगे, हम लगातार क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्वेश्चन ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई आया और इसका ऑप्शन पढ़ लिया, इसका ऑप्शन ए बी सी डी, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम ए बी देखेंगे क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, बी है तो क्यों है, सी इसका क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, तो उसके हर के पीछे रीजन जानेंगे। क्योंकि जब हम 1500-1600 से ज्यादा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे, तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है आज चीजें मैंने पढ़ा दी, आज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया तो ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक टॉपिक से कनेक्टेड होता है। अब जैसे मैथ्स में क्या होता है, जैसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, फिर हम परसेंटेज में चले गए, तो टाइम एंड वर्क और परसेंटेज में कोई मतलब अलग रिलेशंस भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो दोनों अलग टॉपिक है, तो उनमें एक टॉपिक पढ़ लिया तो अगले टॉपिक में चले गए, तो इसका मतलब है कि वो चीजें हो जाती। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज चलती रहती है और बार बार आएगी, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें, इसको हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, आपको वो चीजें जाननी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया पोस्ट है उसके अंदर क्या क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, उसको बाद में हम डिटेल में जानेंगे। सारी चीजें, जितनी चीजें आ रही है, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे पिन कोड आएंगे आप उसमें जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आएगा, पीएमजी सीपीएमजी ये वो पिन कोड आएंगे, तो ये सारी चीजें आएगी बाद में। लेकिन अभी हमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, हम पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एक्चुअली में है कैसा, पूरा ढांचा देखेंगे, और फिर पूरे ढांचे को हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू इंडिया पोस्ट के बारे में मैं आपको देना चाहता हूँ। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन ये फिक्स होना चाहिए, और बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो गवर्निंग या जो नोडल मिनिस्ट्री होती है, जो इंडिया पोस्ट आपको देखा होगा, तो इंडिया पोस्ट की बात करें तो इसकी कौन सी मिनिस्ट्री होती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं इंडिया पोस्ट में, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे कई हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, कई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जो इंडिया पोस्ट है जो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार मंत्रालय, क्योंकि हम एक संचार का माध्यम है, हम संचार के लिए हम डाक पहुंचाते हैं, मेल पहुंचाते हैं, तो हम एक कम्युनिकेशन का साधन थे, जरिया थे, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया पोस्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट्स याद रखना, जिनको भी याद नहीं है तो याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इंग्लिश वाले याद रख लेना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और हिंदी वाले याद रखना चाहे तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन, इंडिया पोस्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अभी हमारा जो ऑफिशियल मोटो है वो क्या है, मतलब अपना जो आदर्श वाक्य है वो है डाक सेवा जन सेवा। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो आजकल का लोगो आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं डाक सेवा जन सेवा करके, ये डायरेक्ट लाइन लिखी होगी और इंग्लिश में भी लिखा है डाक सेवा जन सेवा, ठीक है। तो ये इंडिया पोस्ट का आदर्श वाक्य है। और उसके अलावा बात करें जो इंडिया पोस्ट है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क का मतलब है हमारे पास जितनी पोस्ट ऑफिसेज हैं, हम जितने एरिया को पोस्ट ऑफिस से कवर कर रहे हैं, तो इसके साथ इसी का कारण हमारा विश्व का जो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है वो कौन सा है, वो है आपका इंडिया पोस्ट। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे, अब ये मार्च 2025 तक है, क्योंकि मार्च 2025 की जो आपको पता है एनुअल जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें बताया, अभी एनुअल रिपोर्ट 2026 की भी अभी आने वाली है, तो उसमें हम भी देख लेंगे कि 2026 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें
क्या क्या डाटा आपको देखने को मिले। तो 2025 तक ये टोटल अपने पास कितनी पोस्ट ऑफिस थी, 1,64,999 से ज्यादा भी पोस्ट ऑफिस हमारे पास मतलब दर्ज की गई। तो आने वाले समय में और भी पोस्ट ऑफिस बढ़ती रहती है, लगातार पोस्ट ऑफिस की जो संख्या है वो कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि कई बार कहीं मर्ज करना पड़ता है तो कई बार कहीं ओपन करना पड़ता है, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो अपना मार्च 2025 तक के आंकड़े की बात करें तो वो कितना है, 1,64,999 पोस्ट ऑफिस हमने देखने को मिले। ये डाटा याद नहीं रखना, लेकिन आपके दिमाग में कम से कम ये चीजें याद रखनी है। अभी जैसे ये क्वेश्चन तो एग्जाम आएगा नहीं कितनी पोस्ट ऑफिस है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा अपने पास है नहीं, तो लेकिन फिर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनता वहां से। तो ऐसे ही ये आपको फैक्ट याद रख सकते हैं आपके दिमाग में कि और इतनी पोस्ट ऑफिस हम भी एक पोस्ट ऑफिस का पार्ट है, और हमारे टोटल भारत में इतनी सारी पोस्ट ऑफिस हैं, और हम दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो ये अपने आप में एक गर्व वाली बात है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी इंडिया पोस्ट के पास आपको पता है हेरिटेज बिल्डिंग्स है, आपने सुना होगा कई बड़े जीपीयूज होते हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आते हैं। तो इंडिया के पास लगभग 44 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें डाक विरासत भवन या वो पोस्टल हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में घोषित किया गया। तो अभी ऐसा ये चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आप इंडिया पोस्ट के एक कर्मचारी हैं तो आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि पोस्टल हेरिटेज बिल्डिंग्स भी होती है, हमारे पास इतनी पोस्ट ऑफिस है, हमारा मोटो क्या है, डाक सेवा जन सेवा, हम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन भारत सरकार का प्रमुख एक प्रशासनिक ढांचा आपको देखने को मिलता है, कौन, इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे स्लाइड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो था हमारा मोटो, पोस्टल सर्विस पब्लिक सर्विस, या जिसे डाक सेवा जन सेवा, ये इंग्लिश में पोस्टल सर्विस, इसको डाक सेवा जन सेवा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में पब्लिक सर्विस पब्लिक पोस्टल सर्विस पब्लिक सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इन्होंने यही चीज दी है, तो ये अपने को एक याद रखना, डाक सेवा जन सेवा। और मार्च हम वर्ल्ड का क्या है, सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, और हमारे पास कितनी पोस्ट ऑफिस है, 1,64,999 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे पास प्रेजेंट टाइम है। लेकिन ये आंकड़ा चेंज होता रहता है, मैं आपको बताऊं तो ऐसा फिक्स याद नहीं रखना, लेकिन आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए कि लगभग 1,65,000 के आसपास हमारे पास पोस्ट ऑफिस देखने को मिलती है। और जो सबसे इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया पोस्ट होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा जो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे वो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ टाइमलाइंस, कि किस तरह से इंडिया पोस्ट का मतलब उदय हुआ। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किस तरह से क्या क्या चीजें चलती है, कौन ऊपर पद होता है, उसके नीचे किस तरह से ब्रांचेस चलती रहती है, वो भी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा जो पिन कोड का ब्रेकडाउन है, पिन कोड है, पिन कोड की खोज किसने की, पिन कोड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, पिन कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो ये चीज भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है 23 जो सर्कल्स वाले हैं, कंप्लीट मास्टर लिस्ट भी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक एक सर्कल्स को मैप से हम डेजिग्नेट करेंगे और मैप से भी याद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड आपको पूरी एक एक चीजें समझ में होगी। कुछ भी डाउट आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, वहां से आपको हर चीज रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करें तो 1766 से 1911 के बीच में जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे, आने वाले आगे चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1766 की बात है, 1766 जब वॉरेन हेस्टिंग्स था, आपको पता है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा सबसे पहले क्या स्टार्ट किया गया था, कंपनी मेल स्टार्ट किया गया। तो इंडिया पोस्ट स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, कंपनी मेल स्टार्ट किया गया। अब कंपनी मेल क्यों स्टार्ट किया गया, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में क्या क्या कर रही है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट कहां पे जाती थी, लंदन में जाती थी। कहां पे जाती थी, लंदन में जाती थी, कि भाई ईस्ट इंडिया इंडिया में क्या क्या चीजें कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और लंदन या अपने जितनी भी रिपोर्ट्स होती वो कैसे भेजती थी, लंदन भेजती। और लंदन में से वो ऑर्डर कोई भी आते तो वो कहां भेजते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते थे। तो इस प्रकार उनके बीच में जो पत्राचार होता था वो किस कंपनी के द्वारा होता, वो कंपनी मेल वहां से स्टार्ट किया गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना, 1766 में किसके द्वारा सबसे पहले कंपनी मेल स्टार्ट की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये पॉइंट्स आप एज ए फैक्चुअल याद रख सकते हैं, कई बार जीके के पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें जो 1837 का आपको पता है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 में पास हुआ था, और जिसमें जो नियमित डाकघर हैं उनकी स्थापना की गई थी।
तो 1837 का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया था 1898 का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था, किससे? 1898 का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था, इससे इसको रिप्लेस कर दिया गया। और फिर आपको पता है अभी ऐतिहासिक फैसला लिया था कि जो 1898 का जो पोस्टल एक्ट है, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, उसको खत्म करके 2023 का पोस्टल एक्ट या पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉन्च किया गया। कौन सा? 2023 पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं कि जो 1837 का था उसको एबोलिश करके 1898 का एक्ट लाए और 1898 का खत्म करके 2023 का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट अभी लेटेस्ट में लाए। तो आने वाले समय में शायद आपके सिलेबस में वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेट याद रख सकते हैं, जुलाई 1852 की बात है। एशिया की फर्स्ट एडेसिव पोस्टेज स्टाम्प, जिसे सिंधे डाक के नाम से जाना जाता है, और उसका कितना रुपया लगता था? आधा आना लगता था, और इश्यूड बाय द बार्टले फ्रे इन द सिंध डिस्ट्रिक्ट। अब ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब एडेसिव पोस्ट का मतलब क्या होता है? एडेसिव पोस्टेज स्टाम्प का मतलब होता है, एडेसिव का मतलब हिंदी में क्या होता है? एडेसिव इंग्लिश में होता है और एडेसिव का मतलब हिंदी में होता है चिपकना। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा जो पोस्टल स्टाम्प था वो जारी किया गया जो चिपकता था, मतलब समझ रहे हो, जैसे मतलब उसको चिपकाया जा सकता था किसके ऊपर? तो एशिया का फर्स्ट एडेसिव पोस्टल स्टाम्प था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सिंधे डाक। क्या नाम था उसका? सिंधे डाक, ये याद रखना, सिंधे डाक था उसका नाम। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया? जो पाकिस्तान में अभी आपको देखने को मिलता है सिंध प्रांत, तो वहां पे लॉन्च किया गया था, सिंध प्रांत में। ठीक है, और ये किसके द्वारा? जो बार्टले फ्रे करके आदमी था, जिसका क्या नाम था? बार्टले फ्रे। क्या नाम था? बार्टले फ्रे इसका नाम था, FRERE। बार्टले फ्रे के द्वारा सिंधे डाक लॉन्च किया गया। और सिंधे कहां पे किया गया? सिंध में किया गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधे डाक थी, जिसका मैं पिक्चर आपको दिखा सकता हूं, आप इसको आराम से देख सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, ये मैं आपको पूरा पिक्चर बता रहा हूं, ये आपका सिंधे डाक है। सिंधे, ये आप नाम देख सकते हैं, सिंधे डिस्ट्रिक्ट डाक। और ये आपका इसका प्राइस देख सकते हैं कितना आना है, आधा आना आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। तो ये थी सिंधे डाक, जिसका आप मतलब पूरा पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंधे डाक है, इसका नाम है सिंधे, एक सेकंड है, इसका नाम है सिंधे डिस्ट्रिक्ट डाक था। और इसके प्राइस कितनी थी? आधा आना इसकी प्राइस थी। तो इसकी प्राइस भी कितनी थी? 1/2 आना इसकी प्राइस देखने को मिलती थी। तो आपको याद रह गया, जुलाई 1852 में सबसे पहले एडेसिव स्टाम्प का मतलब जो चिपकने वाला स्टाम्प था वो कौन सा था? सिंधे। और सिंधे कहां पे? सिंध में। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं आराम से, और याद करने के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 1852 में सिंधे डाक, और कहां पे लॉन्च की गई थी? सिंध डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई। फिर बात आती है 1 अक्टूबर 1854 की। कब? 1 अक्टूबर 1854 को जो लॉर्ड डलहौजी था उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, और यूनिफॉर्म रेट्स कर दी, मतलब बहुत सारी चीजों में यूनिफॉर्म रेट्स कर दी। और इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1854, जिसमें पोस्ट ऑफ जो डीजी है वो क्रिएटेड किया गया था। कौन सी? जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट थी, वो पोस्ट ऑफिस एक्ट कौन सा था? 1854। तो एक चीज याद रखना, 1837 के बाद 1854 आया था, और 1854 के बाद इसको रिप्लेस किया था किससे? 1898 के एक्ट से। और 1898 एक्ट रिप्लेस किया गया था 2023 में। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो जिसमें यूनिफॉर्म रेट्स थी और पोस्ट ऑफ जो डीजी क्रिएटेड की गई थी, वो किसमें थी? वो आपका था इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। कौन सा था? 1854 का पोस्ट ऑफिस। तो इसको मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूं, फिर आपको समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको हम एक एक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट था, इंडिया पोस्ट ऑफिस जो एक्ट था वो कौन सा था आपका? 1854। कौन सा था? 1854। तो इसमें दो चीजें ऐड की गई थी। एक जो अपना जो डीजी पोस्ट है, आज इंडिया का जो सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है इंडिया पोस्ट में, वो आपका डायरेक्टर जनरल पोस्ट माना जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? यूनिफॉर्म रेट्स तय किए गए। तो यूनिफॉर्म रेट्स का मतलब क्या होता है? एक समान जो जो दर होती है वो तय की गई थी पहली बार। कौन से एक्ट से? इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 से की गई। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी इस टाइम में कौन था? गवर्नर 1854 के समय। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1854 को ये चीजें की गई थी। उसके अलावा 1880 में जो अपना मनी ऑर्डर्स होता है, जिसे अभी ई मनी ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे पहले
इंट्रोड्यूस किया गया कब? 18,080 में, ठीक है। तो 18,080 में कब क्या लॉन्च किया गया था? मनी ऑर्डर, जिसे एमओ सर्विस या ईएमओ भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स आ गए, लेकिन पहले मनी ऑर्डर्स भेजे जाते थे। तो मनी ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अभी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। तो आने वाले समय में जितनी पूरी क्लासेस होगी उसमें सारी चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो इंडिया की जो हिस्टोरिक चीज थी 1911 में, कि वर्ल्ड फर्स्ट जो ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट थी वो कहां से कहां के बीच में चली थी? इलाहाबाद से नैनी में विश्व की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी गई थी 18 फरवरी 1911 को। कब? 18 फरवरी 1911, ये डेट आप जरूर याद रखना, 18 फरवरी 1911 को। ये चीज एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेता हूं, तो ये डेट जरूर याद रखना, 18 फरवरी 1911 को। और पहली एयर मेल चली गई थी कहां से कहां तक बीच में? यूपी का शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है। ये नैनीताल नहीं है, एक नैनी करके शहर है, लगभग 25 से 27 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस थी। तो वहां पे सबसे पहले एयर मेल स्टार्ट की गई थी कहां से कहां के बीच में? इलाहाबाद से नैनी, ठीक है। तो दो स्थान थे, दो स्थान, तो एक और एक आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक स्थान ये था, एक स्थान ये था, और आगे क्या था? 19। तो कब थी? 1911 में, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब और इसकी डेट याद करना चाहे तो आपको पता है ये 19 था, और 19 के आगे कितना आता है? पहले कितना होता है? 18, 19, और फिर दो स्थानों के बीच में चली गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 18 फरवरी 19, आपको पता है 18 आएगा तो 18 के बाद 19 आएगा, और फिर क्या आएगा? दो स्थानों के बीच में एक और एक स्थान, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये डेट जरूर याद रखना, 18 फरवरी 1911 को वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट कहां से कहां के बीच में चली थी? इलाहाबाद टू नैनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस स्लाइड से आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले 1766 में 17,066 में सबसे पहले कंपनी मेल स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और जुलाई 1852 में सिंधे डाक लॉन्च की गई थी, आधा आने की थी, और कहां पे लॉन्च की गई? सिंध में, और किसके द्वारा? बार्टले फ्रे के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा 1854 का जो एक्ट था उसमें डीजी पोस्ट क्रिएट की गई, और उसके अलावा जो यूनिफॉर्म रेट्स थी वो तय की गई थी। और सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था किसको? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सबसे पहले कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1854 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और उसके अलावा जो 18 फरवरी 1911 को वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल जो फ्लाइट है वो इलाहाबाद से जो नैनी है उसके बीच में लॉन्च की गई थी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको याद कर रही होगी। और उसके अलावा जो स्वतंत्र भारत है उसमें डाक इतिहास के बारे में हम बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें तो आपको पता है स्वतंत्र भारत में बहुत सारी चीजें हुई थी, और यहाँ सारी डेटा में मतलब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आने वाले समय में जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वैसे और ज्यादा डेटे याद आपको बताता रहूं, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी डेट लेके आता तो आपको भी थोड़ा सा क्या होता? कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया, और उस पर क्या लिखा था? जय हिंद लिखा था, और नेशनल फ्लैग था, उसका तिरंगा चित्रित था, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3.5 आनाज इसकी वैल्यू थी। तो ये आपको पिक्चर्स में मैं आपको बता सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं इसको। ये पूरी पिक्चर है, ठीक है। तो ये पूरा तिरंगे की पिक्चर है जो आप देख सकते हैं आराम से, और ये इस पे लिखा हुआ है 3.5 आना, और द फर्स्ट स्टाम्प ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया विद तिरंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टाम्प था जिसपे तिरंगा लगा था, और इसका लगभग 3.5 आना आपको देखने को मिलता है, मोमेंट्स विद तिरंगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये कब था? 21 नवंबर 1947 को ये चीज की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा याद रखा होगा आपको, कि सब फर्स्ट स्टाम्प ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया विद तिरंगा, ठीक है। और ये कब किया गया था? 21 नवंबर 1947 को किया गया, और इसकी वैल्यू की बात करें तो कितनी थी? 3.5 आनाज इसकी वैल्यू थी। और ये पहली बार जय हिंद इसके ऊपर लिखा गया था, और द फर्स्ट स्टाम्प ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया विद तिरंगा ऑन इट, जिसके ऊपर तिरंगा भी था। तो ये फर्स्ट स्टाम्प था जिसपे क्या था? तिरंगा था, और तिरंगा के साथ क्या क्या चीजें थी? जय हिंद था। क्या था? तिरंगा प्लस जय हिंद था। और ये डेट की बात करें तो कब था? ये आपका था 21 नवंबर 1947 को। ये चीज आपको जरूर याद रहेगी, और ये इंडिया का पहला पोस्टल स्टाम्प था स्वतंत्र भारत का। उसके अलावा 1948 में महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के डाक टिकट पर छपने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन बने थे? महात्मा गांधी। और ये कब की बात है? 1948 की गांधी जी हैं। गांधी जी अभी आपको पता है स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी आती है, अंबेडकर के ऊपर भी पोस्टल स्टाम्प आते हैं, लेकिन सबसे पहले यदि किसी आदमी का स्टाम्प बना था तो उसका क्या नाम था? महात्मा गांधी, ठीक है। क्या नाम था?
महात्मा गांधी वो स्टाम्प कैसा दिखता है मैं आपको बता दूंगा आपको। ये आप स्टाम्प जाके देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी जिसके ऊपर बापू लिखा हुआ है, और ये लगभग 1.5 आना का था और इंडिया पोस्टेज था, और इस पे महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, और जो आपका 30 जनवरी 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको इसके ऊपर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो आदमी की कोई फोटो थी वो थी कौन, महात्मा गांधी का, और जिसपे सबसे पहला जो इंडिया पोस्ट का मतलब इंडिया का जो पहला डाक टिकट था स्वतंत्र भारत का वो कौन सा था, जिसपे इंडिया का मैप था और साथ में क्या लिखा हुआ था, सॉरी इंडिया का जो तिरंगा था और उसके साथ क्या लिखा हुआ था, जय हिंद। तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जरूर याद रख सकते हैं। उसके अलावा बात करें 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सिस्टम स्टार्टेड बाय द श्री राम भिकाजी वेलनकर। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अभी तक मैंने कभी ये पेपर्स में देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं ये पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, श्री राम भिकाजी वेलनकर द्वारा। तो श्री राम भिकाजी वेलनकर कौन थे, इनके बारे में भी हम आप चाहें तो मैं आपको बता दूंगा पूरी चीजें, ठीक है। तो ये है आपके जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये श्री राम भिकाजी वेलनकर हैं। इनका बर्थ 22 जनवरी को होता है, और ये 1 अप्रैल 1999 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होता है। जब मेरा जन्म होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने आईसीएस का एग्जाम रिटर्न किया था, श्री राम भिकाजी जो वेलनकर थे, इन्होंने ये पास आउट हो गए, और इन्होंने जो पिन कोड सिस्टम था वो 15 अगस्त 1972 को पहली बार इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये खुद एक संस्कृत के पंडित थे, और जो पाली लैंग्वेज थे उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन इन्होंने जो एक चीज आप देके गए इंडिया को, वो था इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम को जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है वो था पिन कोड। वो किसके द्वारा दिया गया था, श्री राम भिकाजी वेलनकर के द्वारा। तो ये इनका नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कभी भी, ठीक है। तो क्या नाम था इनका, श्री राम भिकाजी वेलनकर। क्या नाम था, श्री राम भिकाजी वेलनकर, ठीक है। तो ये वेलनकर, इनके द्वारा क्या लाया गया था, पोस्टल सिस्टम, और ये कब लाया गया था, 15 अगस्त 1972 को ये पोस्टल सिस्टम लाया गया था सबसे पहले इनके द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर याद रखना। और 77 में ये क्या आता है आपका, वैल्यू पेबल सिस्टम, या जिसे वीपीपी सर्विस या जिसे सीओडी कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी माना जाता है, उसकी शुरुआत की। और 1986 में हाई स्पीड प्रीमियम सर्विस जो स्पीड पोस्ट है उसको भी लॉन्च किया गया। और 1994 और 2004 में बिजनेस पोस्ट और ई पोस्ट की भी सेवा की शुरुआत की। उसके बाद रजिस्टर पोस्ट आता है, उसको पता है, आपको पता है 2010 में एमएनओपी आता है, 2018 में पीएनओपी आता है, और ये बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। वो जैसे हम आरएमएस का पार्ट पढ़ेंगे, एमएनओपी क्या होती है, पीएनओपी क्या होती है, वहां चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोजेक्ट एरो भी हो गया आपका, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको रजिस्ट्री है वो कब लॉन्च की गई थी। तो ये पॉइंट्स भी अभी बच रहे होंगे, लेकिन ये हम जब चीजें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड तब सारी चीजें उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस स्लाइड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं वो आपका सबसे पहला डाक टिकट भारत का, स्वतंत्र भारत का कौन सा था, तिरंगा, और उसके ऊपर क्या लिखा था, जय हिंद, और ये कब लॉन्च किया गया, 21 नवंबर 1947। और स्वतंत्र भारत के डाक टिकट पर छपने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे वन एंड ओनली महात्मा गांधी, ठीक है। और जो पिन कोड सिस्टम था वो कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 1972 को, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, श्री राम भिकाजी वेलनकर के द्वारा लॉन्च किया गया। और जो वैल्यू पेबल सर्विस है जिसे वीपीपी के नाम से जाना जाता है, ये 1977 में शुरू हुई, और स्पीड पोस्ट 1986 में, और उसके अलावा 94 में आपको पता है बिजनेस पोस्ट शुरू किया, और ये पोस्ट 2004 में स्टार्ट हुई। और 2010 में आपको पता है एमएनओपी सिस्टम आया, 2018 में पीएनओपी आया, और 2008 के आसपास लगभग प्रोजेक्ट एरो भी आया था। और प्रोजेक्ट एरो क्या था, इनके क्या उद्देश्य, तो इंडिया पोस्ट से रिलेटेड जितने भी जो प्रोजेक्ट आए उनको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो वेलनकर थे उन्होंने 6 डिजिट का जो पिन कोड सिस्टम लाया, और फर्स्ट स्टाम्प था 21 नवंबर 1947, गांधी का स्टाम्प था 1948, और स्पीड पोस्ट कब थी, 1986 में। तो ये सारे पॉइंट्स जो मेमोरी ट्रिक्स हैं उससे आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इसका स्ट्रक्चर की बात करें
तो सबसे पहले आपको पता है इंडिया पोस्ट का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली। तो कई बार आपको लेटर लिखना है इंडिया पोस्ट के, जैसे किसी भी मिनिस्ट्री को या डाक भवन को, तो इसका एड्रेस क्या रहेगा, डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली पे अपना जो इंडिया पोस्ट है उसका हेडक्वार्टर है। और बहुत सारे लेटर्स जब आते हैं हेडक्वार्टर से तो आप उस पर देगा लिखा हुआ कि फ्रॉम लिखा होगा डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली सिटी। और अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसके जो मिनिस्टर कौन है, वो है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, हमेशा कोई भी एक मिनिस्टर होता है और उसके नीचे क्या होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी होता है। कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी होता है। और अपने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, इनका नाम है चंद्रशेखर पेमासनी। क्या नाम है, चंद्रशेखर पेमासनी अपने क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। उसके अलावा अपेक्स जो मैनेजिंग बॉडी होती है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, क्या क्या सिस्टम चलता रहता है। तो सबसे पहले हायरार्की की बात करें, हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर आता है सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट या चेयरमैन। आपको पता है दो चीज तो हो गई, मिनिस्टर हो गए और स्टेट मिनिस्टर हो गए। तो उनके नीचे अभी मिनिस्टर और जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं इनको कौन रिपोर्ट करेगा, इनको कौन बताएगा कि इंडिया पोस्ट में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको पता है एक सेक्रेटरी होता है। कौन होता है, सेक्रेटरी होता है, जिसे चेयरमैन भी बोला जाता है और सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट भी होता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं वो अपने हाईएस्ट करियर पे होते हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये सेक्रेटरी क्या होते हैं, जो भी मिनिस्टर होता है उसको ब्रीफ करते हैं, मिनिस्टर को बताते हैं कि इंडिया पोस्ट में क्या क्या करना है, इंडिया पोस्ट क्या क्या कर रही है, वो सारी चीजें कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सेक्रेटरी होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है, वो होता है मिनिस्टर और जो भी स्टेट के मिनिस्टर होते हैं और जो मतलब सेंटर के जो मिनिस्टर होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन उनके नीचे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जो डीजी पोस्ट होती है। वो पूरा जितना भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है या जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो पूरी चीजें चलाने की जिम्मेदारी किसके पास रहती है, वो रहती है डायरेक्टर जनरल के पास। तो इसका मतलब है कि जो जितना भी आपको पता है ग्राउंड में जितने सारे काम हो रहे हैं उसके पीछे जो उत्तरदायी आदमी कौन है, वो है आपके डायरेक्टर जनरल या जिसे डीजी पोस्ट भी बोला जाता है। और इस डीजी पोस्ट के अंतर्गत 7 जो लोग काम करते हैं जिन्हें पीएसबी के नाम से जाना जाता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इनके क्या क्या नाम है वो भी हम आगे स्लाइड्स में देख लेंगे। तो आपको पता चल गया, सबसे ऊपर मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद उन दोनों को ब्रीफ करने के लिए एक सेक्रेटरी होगा और पूरा ढांचा चलेगा इंडिया पोस्ट का, वो होता है डीजी पोस्ट या जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस भी बोला जाता है। और फिर पोस्टल सर्विस में 7 बोर्ड होते हैं जिसमें आपको पता है 7 बोर्ड्स मेंबर्स होते हैं, जैसे ऑपरेशंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पीएलआई हो गया, पर्सनल हो गया, बैंकिंग एंड डीएफडी हो गया, प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्वालिटी है। तो ऐसे 7 पीएसबी बन रखे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पीएसबी में कितने मेंबर होते हैं, या पूछा जाता है कि पीएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रखना इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल सर्विस बोर्ड होती है और इसमें कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार ये एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है, तो जरूर इसको याद रखना। उसके अलावा चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या डाक विभाग के जो क्या होते हैं, सचिव होते हैं। तो इंडिया पोस्ट के चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो आपका जो सेक्रेटरी होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। और जो डीजी पोस्टल सर्विस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डे टू डे ऑपरेशन, जितने सारे डे टू डे इंडिया पोस्ट के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, इसका मतलब पूरा जो ऑपरेशनल विभाग है वो किसके पास रहता है, आपका डीजी पोस्ट के बारे में रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जो इंडिया पोस्ट होता है उसका ऑपरेशनल हेड कौन होता है, कौन होता है, ऑपरेशनल हेड कौन होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है डायरेक्ट। आपको मैं जो जितने सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में वो आपको मैं ब्रीफ कराता रहूंगा, बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें एग्जाम्स में आ रही है। तो इंडिया पोस्ट है उसका ऑपरेशनल हेड कौन होता है, वो आपका होता है डीजी पोस्ट। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखना, डीजी पोस्ट कौन होते हैं, ऑपरेशनल हेड ऑफ द इंडिया पोस्ट होते हैं। उसके अलावा जो पीएसबी होते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होते हैं इसमें 7 मेंबर होते हैं। उसमें आपका ऑपरेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, पीएलआई वाले, पीएलआई आरपीएल होते हैं, पर्सनल से रिलेटेड भी होते हैं, बैंकिंग एंड डीएफटी से रिलेटेड होते हैं, प्लानिंग एंड एचआरडी से रिलेटेड भी होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी से रिलेटेड। टोटल 7 मेंबर होते हैं जिनका आप नाम याद रखें तो जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, और चाहे तो उनका ये चीज भी याद रखें कि नहीं रखें वो भी चलता है, लेकिन ये जरूर याद रखना टोटल मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर है। ठीक है, और उसके अलावा 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं। इनवाइटी का मतलब जिनको परमानेंटरी रूप से बुलाया जाता है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं और फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं वो भी क्या रहते हैं, परमानेंट इनवाइटी रहते हैं, मतलब उनको भी बार बार बुलाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी स्लाइड से आपको सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन हुई होगी। तो इनके नाम देख सकते हैं, ये अपने मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
चंद्रशेखर पिमासिनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशंस है, और श्री सुब्रत दास है, ये कौन है अपने जो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट है, तो ये इन दोनों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। पूरी जो जानकारी है इनको कौन देता है, ब्रीफ कौन करता है, सुब्रत दास। और वही बात करें तो श्री जितेंद्र गुप्ता जो वर्तमान में अभी मैं 18 अगस्त 2026 को क्लास ले रहा हूं, तब ये चीजें हैं, आने वाले समय में अपडेट्स होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और जो जितेंद्र गुप्ता है, श्री जितेंद्र गुप्ता, ये पूरे डायरेक्टर जनरल है या डीजी हैं, और ये पूरा किस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जितना भी ये क्या होते हैं, ऑपरेशनल हेड ऑफ इंडिया पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल का मतलब होता है पूरी जो दैनिक डेली लाइफ में जो इंडिया पोस्ट में हो रहा है उसके पूरे जिम्मेदार कौन है, वो है श्री जितेंद्र गुप्ता, और ये कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट। उसके अलावा 7 मेंबर है, आपको मैंने बताया था, मिस मनीषा सिन्हा है जो पोस्टल सर्विस की मेंबर, और ये फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है। और वैसी ऑपरेशन से रिलेटेड कौन है, श्री हरप्रीत सिंह है। और एसएफ रिजवी है, वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और श्री के प्रकाश है, वो मेंबर ऑफ पर्सनल है, किससे, जो पर्सनल मतलब होता है जो कि जितने कार्मिक होते हैं उससे रिलेटेड। और स्मृति सारन है जो किससे रिलेटेड है, मेंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। और प्रतिभा नाथ है, वो आपका देखने को मिलता है मेंबर ऑफ स्टेज से रिलेटेड। और मरियमा थॉमस है, वो किसके रिलेटेड है, जो मेंबर ऑफ फिलेटेलिटी मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और श्री सेल जो मलगे हैं, वो आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और सचिन मित्तल, ये क्या है, आपके सेक्रेटरी ऑफ पीएसबी, आपका पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो आपके सेक्रेटरी कौन है, डॉक्टर सचिन मित्तल, ठीक है। तो ये चीजें आप एक एक चीजें याद रख सकते हैं, और ये इनके नाम याद रहे नहीं रहे वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये 7 मेंबर्स होते हैं, आपको पता है। ये आपका 1 2, ये आपके 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 2 क्या होते हैं, परमानेंट इनवाइटीज होते हैं जिनको बार बार बुलाया जाता है। तो 7 + 2 9, और ये 2 मिनिस्टर, और ये आपके सेक्रेटरी, और ये आपके रह गए डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़े से आंकड़े आप याद रख सकते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में जानकारी। तो अपना जो एनुअल बजट है वो लगभग 25,378 करोड़ के आसपास है। और कुल का एम्प्लॉइज अपने इंडिया पोस्ट में अभी वर्तमान 2025 के आंकड़ों के अनुसार 4,57,997 काम कर रहे हैं। और टोटल पोस्ट ऑफिसेज कितनी है, 1,64,999 प्लस है। और सबसे ज्यादा जो रूरल पोस्ट ऑफिस है वो कितनी है, 1,49,164। ये आप देखने से कि लगभग 90% से ज्यादा जो इंडिया पोस्ट है वो कहाँ पे है, रूरल एरियाज में। और शहरी अर्बन की बात करें तो लगभग 15,000 है, जो लगभग 10% है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा फोकस रहेगा इंडिया पोस्ट का कि हम अर्बन पोस्ट ऑफिस में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है, और अर्बन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को किस तरह से इनहांस किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़े काम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एवरेज पॉपुलेशन सर्व्ड एज पर द पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल एवरेज है लगभग अपना कि 8,000 या 8,84 जो लोग हैं उस पे एक डाकघर आपको देखने को मिलता है। और रूरल एवरेज में तो ये आपको पता है 6,000 लोगों पे एक डाकघर है। और वहीं शहरी की बात करें तो लगभग 31 से 32,000 लोगों के ऊपर एक आपका पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है। तो ये रेशियो अपने आप में थोड़ा चिंतित करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो अर्बन एवरेज है वो भी आपको वृद्धि होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो पिन कोड सिस्टम अपना इंडिया पोस्ट का, ये तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वेलनकर के द्वारा। किसके द्वारा, वेलनकर के द्वारा, जो श्रीराम भिकाजी वेलनकर थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें आपको पता है, और ये कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है जो आपका पिन कोड होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पिन सिस्टम है, और बहुत बार तो ये सीधा पूछा जाता है पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन की फुल फॉर्म होती है। और इसमें कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। तो आपको पता है पिन कितने, 3, और 3 × 2 कितने होते हैं, 6। तो आपके कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट इसमें हो गए। और ये 6 डिजिट अलग अलग आपको पता है वेरी करते हैं। जैसे ये आपको पता 2, 2 4 और 2 6 डिजिट है। जब भी कोई भी डाक हो उस पर 6 डिजिट होना बहुत जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पोस्टल जोन या क्षेत्र से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 6 डिजिट पिन कोड है उसमें पहला डिजिट है वो किसको शो करता है, ये करता है पोस्टल जोन को। और टोटल कितने जोन्स है, 9 जोन है। 8 तो आपको पता है जियोग्राफिक जोन है, और एक का है आर्मी पोस्टल सर्विसेज है जो बेस है, जो एपीओ बोला जाता है वो है। तो टोटल कितने जोन है, 9 जोन है। और सेकंड और जो थर्ड डिजिट है वो आपको पता है सब जोन या डिस्ट्रिक्ट को बताते हैं, जिसमें सब जोन, स्टेट, सर्कल या सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो स्पेसिफिक डिलीवरी जो पोस्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड होता है। तो आपका 1 और 2 ये आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में चलता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में। 3 और 4 आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में देखने को मिलता है। और 5 और 6 और आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक वहां देखने को मिलता है। और 7 और 8 की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा,
और आपका नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 7 और 8। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके याद रख सकते हैं। और 9 का लगभग नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपका 9 नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। और सॉरी, हाँ ठीक है, तो 9 तो 8 के आसपास वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। और आपका जोन 9 है वो किससे रिलेटेड है, आर्मी पोस्टल सर्विस या एपीएस से। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड। यदि यार आपके पास 5 आ जाए तो आपको पता है 5 कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका लगभग तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो ये आपका कर्नाटका पिन कोड आपको देखने को मिल सकता है, 5 से स्टार्ट होता है। 6 आपका तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, जैसे चेन्नई का पिन कोड क्या है 6401, ठीक है, तो ये चेन्नई का पिन कोड होता है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो अगर ये आपको देखने को मिलता है 56001, ये आपका बेंगलुरु का पिन कोड है। तो ऐसे पिन कोड आप याद रख सकते हैं। जैसे आप मतलब कोलकाता का पिन कोड याद रखना चाहे तो ये इस प्रकार कोलकाता का पिन कोड होता है। तो ये सारे 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ईस्ट से चले गए। 5 और 6 आपका साउथ होता है, 3 और 4 आपका वेस्ट होता है। और भैया अहमदाबाद की पिन कोड की बात करें तो आपका 380001 ये आपको अहमदाबाद का पिन कोड देखने को मिलता है। तो ऐसे पिन कोड रेंज, ये पिन कोड सिस्टम होता है। 3 का मतलब ये हो गया, 8 का मतलब ये आपका सब डिवीजन बताता है। और इसके बाद के जो 3 डिजिट होते हैं वो आपके क्या बताते हैं, स्पेसिफिक जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है अपने टोटल जितने कितने पोस्टल सर्कल्स है, 23 पोस्टल सर्कल्स है। ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आने वाले समय में बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इंडिया पोस्ट में कितने पोस्टल सर्कल है। तो इंडिया पोस्ट में कितने पोस्टल सर्कल है, तो वो आपको देखने को मिलता है 23 पोस्टल सर्कल्स। आपको मैं एक एक पोस्टल सर्कल्स का नाम बताऊंगा, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से रहेगी, वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। 23 से ज्यादा सर्कल्स हैं और लगभग 54 से ज्यादा रीजन्स या जिसे पीएमजी ऑफिसेस बोला जाता है। और जो सर्कल होता है आपको पता है 3 चीजें होती है। कोई भी जैसे सर्कल होता है ना, उसमें सर्कल में सबसे जो हेड होता है वो कौन होता है, सीपीएमजी, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बोला जाता है। उसके अलावा जो भी रीजन्स होता है उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है पीएमजी होता है। और उसके बाद जो भी अपना हर एक डिवीजन होता है तो डिवीजन का हेड कौन होता है, इसका होता है आपका एसएसपी, जिसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है या जिसे एसएसपी बोला जाता है। उसके नीचे आपको पता है एचओज होते हैं, फिर आपको पता है एसओज होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, बीओज होते हैं। तो सबसे जो लास्ट कड़ी होती है वो बीओ और सबसे जो ऊपर की कड़ी होती है वो सीपीएमजी आपको देखने को मिलता है एक पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है। और लगभग 69 ये डाटा चेंज होते रहते हैं, अभी याद मत करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। आपको एक ही चीज इसमें याद रखनी है, 23 आपके सर्कल्स होने हैं और आने वाले समय में 2 और सर्कल प्रस्तावित है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लगभग 25 से ज्यादा आपके पास सर्कल्स देखने को मिल सकते हैं। और पोस्टल डिवीजन की कुछ संख्याओं में वृद्धि होने वाली है। और पीएमजी ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिस है, उसमें भी अभी एक नोटिस आया था, उसमें वृद्धि दिखाई दी। और उसके अलावा कोई आर्मी डिवीजन भी शायद आने वाले समय में मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होगी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना जवाब मैं क्लास दे रहा हूँ 23 सर्कल्स है और एक एक सर्कल्स को हम एक एक चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पूरी सर्कल्स की लिस्ट है और इनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना। और इनसे रिलेटेड मैं कल क्वेश्चंस भी ले आऊंगा जिसमें सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है आंध्र प्रदेश सर्कल। तो आंध्र प्रदेश की इसमें कौन कौन आता है, आंध्र प्रदेश खुद आएगा और उसके अलावा यनम आता है। अब यनम आंध्र प्रदेश में क्यों आता है पता है, जो आंध्र प्रदेश का मैप देखेंगे तो यनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यनम एक्चुअली में किसका हिस्सा है, यनम आपका जो पुदुचेरी है उसका। तो पुदुचेरी के 4 हिस्से हैं, एक यनम हो गया, एक कारेकल हो गया, एक माहे हो गया और एक पुदुचेरी खुद हो गया, ठीक है। ये 4 हिस्से होते हैं, उसमें से एक यनम है। तो यनम कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ी सिटी होती है वो आपकी कौन सी है, विजयवाड़ा आपको देखने को मिलती है। तो जो आंध्र प्रदेश सर्कल है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये आपका विजयवाड़ा में। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट अभी इस बार जो राजस्थान सर्कल का जो पीएसए का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये विजयवाड़ा में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का याद रहेगा विजयवाड़ा, क्योंकि आपको पता है लगभग मोस्टली ये कहाँ पे होता है, कैपिटल सिटी में होता है। लेकिन आपको मैं अभी पूरा डिटेल कवर करता हूँ, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश की पहले कैपिटल सिटी क्या थी, आंध्र प्रदेश की पहले कैपिटल सिटी क्या थी, हैदराबाद थी। क्या थी, हैदराबाद थी। अब फिर आपको पता है अभी हैदराबाद खत्म हो गई, नई सिटी क्या बन गई, अमरावती बन गई है। क्या बन गई है, अमरावती बन गई है। तो पहले जो पोस्टल रीजन था आंध्र प्रदेश, तो आपको पता है अमरावती तो उसके कैपिटल सिटी पहले थी नहीं और हैदराबाद तो बहुत दूर तेलंगाना में था। तो इस सिचुएशन में उन्होंने किसको बनाया था, विजयवाड़ा को क्या बनाया था इन्होंने,
हेडक्वार्टर्स बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, डाउट क्रिएट था, तो उस सिचुएशन में ये चीजें की गई। तो लेकिन आसाम है सेकंड सर्कल, तो आसाम का तो आपको पता है आसाम की कैपिटल सिटी क्या है, गुवाहाटी, तो इसका सिंपल सा हो गया। उसके अलावा जो बिहार है, तो बिहार की कैपिटल सिटी क्या है, पटना, तो उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हो गया, पटना। आंध्र प्रदेश का डिफरेंट क्यों, इसका रीजन ही मैंने आपने बताया, ये रीजन कोई नहीं बताता, ठीक है। और वहीं यदि छत्तीसगढ़ की बात करो, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी आपको पता है रायपुर, और दिल्ली की तो आपको पता है जो न्यू दिल्ली है, वहां पे उसका हेडक्वार्टर्स है। और गुजरात में बात करें तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है, और इसका हेडक्वार्टर तो अहमदाबाद में रहेगा, क्योंकि गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, गुजरात की कैपिटल सिटी आपको गांधीनगर देखने को मिलती है, क्या होती है, गांधीनगर। लेकिन जो सबसे गुजरात का फेमस शहर कौन सा है, वो आपका अहमदाबाद है। तो पोस्टल सर्कस किसको बनाएगा, अहमदाबाद को बनाएगा। तो ये याद रखना, यहाँ पे कैपिटल सिटी नहीं है, और गुजरात का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, अहमदाबाद में। और गुजरात में गुजरात खुद आता है, उसके अलावा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली भी कहाँ पे आती है, ये गुजरात पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आती है। उसके अलावा हरियाणा, अब हरियाणा की राजधानी भी क्या आपको देखने को मिलती है, चंडीगढ़ देखने को मिलती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया चंडीगढ़ कहाँ पे पड़ती है, ये लगभग पंजाब में पड़ती है। तो हरियाणा का क्या बना है, तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर था, किसका क्या नाम था, अंबाला था, ठीक है। तो अंबाला में क्या बनाया गया, पोस्टल रीजन बनाएगा। तो हरियाणा का जो हेडक्वार्टर, हरियाणा जो सर्कल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंबाला में देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करो तो ये तो आपको पता है, हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या है, शिमला। और जम्मू कश्मीर का कहाँ पे, श्रीनगर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज शायद मैं आपको बाद में करेक्ट कर पाऊंगा, जो जम्मू कश्मीर है और इसमें आपको पता है लद्दाख है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, श्रीनगर में देखने को मिलता है। और वहीं झारखंड की बात करो तो झारखंड की कैपिटल सिटी क्या, रांची, वो भी आप याद रख सकते हो। कर्नाटक का बेंगलुरु है। और केरला के साथ आपको पता है केरला खुद आता है, उसके अलावा लक्षद्वीप आता है, और लक्षद्वीप के अलावा कौन आता है, माही, जो पांडिचेरी और पुदुचेरी का एक द्वीप है, माही, वो कहाँ पे पड़ता है, केरला में पड़ता है। तो ये तीन चीजें आती है, और इसका कैपिटल से इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद रखी। यहाँ जो डाउट वाली चीजें, तीन चीजें थी, एक थी आपको पता है आंध्रा का, आंध्रा का कहाँ पे था, आंध्रा का कैपिटल सिटी अमरावती है, तो अमरावती में नहीं है, ये कहाँ पे है, विजयवाड़ा में, कहाँ पे, विजयवाड़ा में। और उसके अलावा यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, गांधीनगर है, लेकिन गुजरात का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट दो डाउटेड थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। और उसके अलावा हरियाणा में आपको पता है हरियाणा की कैपिटल सिटी जहाँ डबल डाउटेड है, तो हरियाणा की तो कैपिटल सिटी चंडीगढ़ है, लेकिन एक्चुअली में चंडीगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पे है, अंबाला में। तो ये तीन चीजें इस पूरे सर्कल से आप याद रख सकते हैं। और उसके अलावा गुजरात के साथ आपको पता है दमन एंड दीव आती है, और आंध्रा के साथ आंध्रा प्लस येनम आता है, और केरला के साथ आपको केरला, लक्षद्वीप प्लस माही आता है। इनको पूरा मैप से समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें हम एक एक करके बताएंगे आपको। उसके अलावा एमपी है, तो एमपी की कैपिटल सिटी भोपाल है, तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर्स है। महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र खुद आता है, और उसके अलावा गोवा भी देखने को मिलता है। और इनका कैपिटल सिटी आपको पता है मुंबई है महाराष्ट्र की, तो हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन भी इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुम मतलब या कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपका नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आते हैं, एक अरुणाचल आता है, एक मणिपुर 2, मेघालय 3, मिजोरम 4, नागालैंड 5 और त्रिपुरा, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला 6 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कितने आते हैं, 6 आते हैं। और इसका 6 से याद रख सकते हैं शिलोंग, ठीक है। तो 6 वाला जो 6 है, 6 से आप याद रख सकते हैं शिलोंग, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं जो 6 हैं उनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, शिलोंग में। और ओडिशा की आपको पता है भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर्स है। और पंजाब में आपको पता है पंजाब खुद आता है, और चंडीगढ़ यूटी है, तो इन दोनों का चंडीगढ़ में हो गया। तो पंजाब का तो चंडीगढ़ में हो गया, लेकिन हम हरियाणा का कहाँ पे चला गया, हरियाणा का जो पोस्टल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, आपका अंबाला में देखने को मिलता है। और राजस्थान का जयपुर में है ही। और तमिलनाडु में आपको पता है तमिलनाडु खुद आता है, उसके पुडुचेरी का जो पुदुचेरी खुद आ रहा है, जिसमें यमन और माही नहीं आते। यनम आपको पता है कहाँ पे आता है, आंध्रा में। और माही कहाँ पे आता है, ये आपका केरला में आता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई में। और तेलंगाना का आपको पता है हैदराबाद में। और पहला आंध्रा का भी हैदराबाद में होना चाहिए था, लेकिन आंध्रा का आपको पता है कहाँ पे, विजयवाड़ा में। तो ये डाउट भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का आपका लखनऊ में है, उत्तराखंड का आपको कहाँ पे, देहरादून में। और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल खुद आता है, उसके अलावा सिक्किम भी आता है। और उसके अलावा कौन आता है, अंडमान निकोबार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। तो ये सारी चीजें याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे, 6 से याद रख सकते हैं शिलोंग, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के खुद है, उसके ऊपर दार्जिलिंग वो है, और उसके ऊपर जो सिक्किम है वो भी आता है। और इस बार जो अंडमान निकोबार है वो भी आता है। तो हम मैप से सारे सर्कल को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास पूरा मैप रहा है।
तो इसके जो ऊपर का जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका देखने को मिलता है श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का तो आपको मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिमला। और उत्तराखंड की आपको पता है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका देखने को मिलता है देहरादून में, ये चीज भी याद रहेगी। और पंजाब का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, चंडीगढ़ में। कहाँ पे, पंजाब का कहाँ पे, चंडीगढ़ में। और वहीं बात करें ये हरियाणा की, तो हरियाणा का कहाँ पे है, अंबाला में, ये चीज याद रखिए। राजस्थान का कहाँ पे है, जयपुर में। और गुजरात का गांधीनगर में नहीं है, गुजरात का याद रखना किसमें है, अहमदाबाद में। गुजरात का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, अहमदाबाद में। और गुजरात के साथ गुजरात खुद आता है, उसके अलावा कौन कौन आता है, एक दमन आता है, और दमन और दादर नागर हवेली, दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली भी किसके अंदर आती है, ये गुजरात के अंतर्गत आती है। ये दो द्वीप से यहाँ पे याद रख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, गुजरात के साथ कौन आता है, दमन द्वीप एंड दादर नागर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो मुंबई महाराष्ट्र है, और मुंबई है महाराष्ट्र की, मुंबई महाराष्ट्र प्लस गोवा, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, मुंबई में देखने को मिलता है। और वहीं यदि उसके नीचे कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और केरला के साथ ये माहे यहाँ पर है, देखो। और माहे किसका है, ये पुडुचेरी का एक हिस्सा माना जाता है। तो माहे, ये केरला और लक्षद्वीप, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। और तमिलनाडु के साथ एक और आता है कराईकल और पुडुचेरी, कराईकल, पुडुचेरी और जो तमिलनाडु, इन तीनों का कहां पे देखने को मिलता है हेडक्वार्टर, चेन्नई में। और उसके अलावा आंध्रा में आपको पता चल गया किसमें, आंध्रा प्लस यनम, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, ये आपका देखने को मिलता है विजयवाड़ा में। कहां पे, विजयवाड़ा। तो ये चीजें याद रखना। उसके अलावा इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो चीजें और याद रह जाएगी। उसके अलावा तेलंगाना का हैदराबाद में पता चल गया, छत्तीसगढ़ का रायपुर में है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश का भोपाल में है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, दिल्ली का न्यू दिल्ली में है, हरियाणा का अंबाला मैंने बता दिया, बिहार का पटना में है, झारखंड का रांची में, वेस्ट बंगाल के साथ कोलकाता में है। और वेस्ट बंगाल के साथ एक और चीज आती है, उसका क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये किसके साथ आते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ आता है, ठीक है। तो इनकी फेरी यहां से जाती है। और उसके अलावा जो सिक्किम है, ये भी किसके साथ आता है, वेस्ट बंगाल के साथ आता है। उसके अलावा आपको पता है आसाम खुद एक सर्कल है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, गुवाहाटी में। और बाकी जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इंफॉल, मिजोरम और त्रिपुरा और जो मेघालय है, इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, इन जो 6 है, 6 का आपको मैंने बताया, 6 फॉर शिलोंग, ठीक है। इन सब का कहां पे, शिलोंग में। तो ये उम्मीद करता हूं पूरे हेडक्वार्टर आपको समझ में आए होंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन इस बार आया था और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और इस बार ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बाद में पता चलता है इनका सही आंसर क्या होता है। इस बार एक पूछा गया, आपको पता है जो अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उस पर 2-3 आपको पता है इंडिया के जो मिशन भेजे जाते हैं, जैसे मिशन गंगा बोला जाता है, मिशन मैत्री बोल के, ऐसे इस प्रकार के जो अपना जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहां पे जाते हैं और जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उस पर स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये स्टडी करते हैं, इनको जो डाक भेजा जाता है वो किस सर्कल के द्वारा भेजा जाता है। तो उसका सही आंसर था गोवा से वो भेजा जाता है। और गोवा आपको पता है किस सर्कल के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र सर्कल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो जिसका आप इसका क्वेश्चन जब आएगा तो मैं और चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएगी। और ये आपको पता 23 सर्कल्स तो हम डिटेल में डिस्कस किए। उसके अलावा एक और सर्कल होता है जिसे सेना डाक सेवा या बेस सर्कल, या जिसे एपीएस, जो आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम से जाना जाता है। और इसके बेस सर्कल या जिसका ऑफिशियल नेम होता है, और हेड ऑफ एपीएस होता है, उसको मेजर जनरल रैंक ऑफिसर माना जाता है, जिसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल या एपीएस के रूप में भी माना जाता है। और जैसे अपने सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, तो वो अब जैसे एपीएस में जाएंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है वारंट ऑफिसर। क्या बोला जाता है, वारंट ऑफिसर बोला जाता है। और जो भी एमटीएस भाई जाते हैं तो उनको बोला जाता है सिपाही। क्या बोला जाता है, सिपाही या सिपॉय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो मैन पावर होती है तो 75% डेपुटेशन होता है और 25% होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो भी सेना के द्वारा। और 75% जो सिविल डिपार्टमेंट और पोस्ट है वहां से जा। तो आपको भी यदि एपीओ में जाना है या एपीएस में जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं आराम से, कोई भी जाना चाहे तो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो सेना डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है। और ऑफिशियल में जिसका मोटो है मेल मिलाप, इसका मोटो आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो जो सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस है इसे सीबीपीओ के नाम से वो जाना जाता है, और ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सीबीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी होती है सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस होता है। ये दो प्रकार के सीबीपीओ होते हैं, जैसे 1 सीबीपीओ और 2 सीबीपीओ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि 1 सीबीपीओ उसका 56 एपीओ भी बोला जाता है, और इसकी पिन कोड रेंज ये स्टार्ट होती है। और जो 99 एपीओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में, और 56 कहाँ पे, आपका दिल्ली में। तो ऐसे याद रहे, जो कम है वो दिल्ली में नजदीक है, और जो दूर ज्यादा है वो आपका कोलकाता में देखने को मिले। और दोनों का पिन कोड याद रखना, 99 वाला पीछे 99 है, और जो 56 है उसके पीछे आप कौन सा है, 56 है। यहाँ से 9 क्या डिकोड कर रहा था, ये 9 रीजन है। आपको पता है 8 तक तो था जो पिन कोड रेंज थी, तो वहां से आपको पता था, तो 9 था वो किससे रिलेटेड था, आपका एपीएस से रिलेटेड था। ठीक है, तो इनके बारे में एपीएस से हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा ये पूरा टॉपिक आएगा। उसके अलावा अपनी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको हेड पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है, सब पोस्ट ऑफिस एसओ होता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओज होता है, उसके अलावा जीपीओज होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर के तौर पे ये सारी चीजें बता दूं। उसके अलावा जो यूनिट बैग्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होते हैं, सर्कल बैग्स ऑफिस होते हैं, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इनको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी जो रूरल सेविंग्स स्कीम चल रही है, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट का एक पार्ट माना जाता है, डीबीटी नोडल एजेंसी है। और उसके अलावा जो अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया पोस्ट के, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है राकनपा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गाजियाबाद में, और ये कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है। तो ये चीज याद रखना, राकनपा की कई बार फुल फॉर्म भी पूछा लिया जाता है एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। ये ट्रेन करते जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं इंडिया पोस्ट के, उन सारों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, गाजियाबाद में होती है। उम्मीद करता हूँ आप भी इसमें जाएंगे। ठीक है, अब ये गाजियाबाद होता है। तो राकनपा, ये रफी अहमद किदवी कौन थे, ये पहले भारत के पहले कौन थे, संचार मंत्री थे। कौन थे, पहले भारत के संचार मंत्री थे, कौन, रफी अहमद किदवी। और इन्होंने एक चीज शुरू की थी, वो थी नाइट पोस्ट ऑफिस। कौन सी, जो नाइट पोस्ट ऑफिस थी उसकी धारणा कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे रफी अहमद किदवी साहब। ठीक है, और इनके नाम पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। और 6 इंडिया में जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आप एमटीएस से पीएसए बनते हैं, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो आपको इन एक ट्रेनिंग सेंटर में सारे मजे होते हैं भाई यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। सहारनपुर है ये ट्रेनिंग सेंटर, एक वडोदरा में आपका, एक मैसूर में है, एक मदुरई में आपका तमिलनाडु में, एक गुवाहाटी में है, और उसके अलावा एक दरभंगा में आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने सेंटर हो गए आपके, 6 आपके पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। और उसके अलावा एक राकनपा जो कहाँ पे स्थित है, ये गाजियाबाद में स्थित है। तो ये एग्जाम पीवे का हम देख लेते हैं। पिन कोड कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 1972 को, किसके द्वारा, श्री राम भिकाजी वेलणकर के द्वारा। और एपीएस परिमंडल किस नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसको बेस सर्कल या 24 सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर सेना डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होती है वो कितने घंटे चलती है, ये 5 घंटे चलती है। जितने भी मेरे जीडीएस भाई हूँ सबको ये सारी चीजें पता होती है, और बाकी ये रिवीजन आप कर सकते हैं। मोटो क्या था, पोस्टल सर्विस पब्लिक सर्विस, डाक सेवा जन सेवा। और सिंधे डाक 1852, फर्स्ट स्टाम्प इंडिपेंडेंट इंडिया फ्लैग का था। और फर्स्ट पर्सन ऑन स्टाम्प महात्मा गांधी 1948, स्पीड पोस्ट 1986 में स्टार्ट की गई थी। टोटल पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिजिट्स, पोस्टल सर्कल्स 23 प्लस एक एपीएस, आपका टोटल 24 सर्कल्स देखने को मिलता है। 1 सीबीपी और 2 सीबीपी होता है, सर्कल बेस पोस्ट ऑफिस इस नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये आपने जो पीएसए बन रहे हैं उनके लिए भी उतनी उपयोगी है जितने आपके जो जेडीएस से एमटीएस बनने वाले हैं। ठीक है, तो इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिलने वाली है। और अगली क्लास में हम देखेंगे जब वो अगली सोमवार को होगी, क्योंकि कल और परसों हम मैथ्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम जीके पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पूरा वीकेंड का यही रहने वाला चीजें। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, तो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इंडिया पोस्ट का, कि क्या क्या होता है, किस तरह से मिनिस्टर होता है, उसके नीचे किस तरह से लोग काम करते हैं। तो वो पूरा डायग्राम हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस होती है, उसके अलावा हेड पोस्ट ऑफिस किस तरह से होती है, आरएमएस होता है, जो पूरा पोस्टल सर्कल्स होता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो 2 टेबल्स होगी वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अगले दिन हम पूरे इससे रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो चीजें हम सॉल्व करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास पूरी समझ में आई होगी आपको, और ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।